नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश में जो पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। जो एचपी में पीजीटी का पेपर होने वाला है, उसमें हमारे पास 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 2 है, उसमें हमारे पास सब्जेक्ट का रहेगा और उसके साथ कुछ एक पोर्शन उसमें बीएड का रहने वाला है। और जो पेपर 1 है, पेपर 1 में हमारे पास एचपी जीके, हिंदी, इंग्लिश और करंट अफेयर पूछा जाएगा। तो उसमें जो 50 क्वेश्चन रहेंगे पेपर 1 में, उसमें से जो 15 क्वेश्चन है वो एचपी जीके से पूछे जाएंगे। तो जो 15 क्वेश्चन का जो मॉक टेस्ट है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। यदि किसी को हमारी पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 ज्वाइन कर सकता है और हमारी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 ज्वाइन कर सकता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने अप्रैल 2014 में मुख्यमंत्री वीरभद्र के विरुद्ध आपराधिक मानहानि मामले का केस हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में चलाया था? ए. प्रेम कुमार धूमल, बी. सुरेंद्र मोहन कटवाल, सी. आई डी भंडारी, डी. अनुराग ठाकुर। जो वीरभद्र सिंह थे ये 2014 में मुख्यमंत्री रहे थे और इनके विरुद्ध आपराधिक मानहानि का मामला किस व्यक्ति ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में चलाया था? तो वो थे हमारे पास सुरेंद्र मोहन कटवाल। जो बी ऑप्शन है तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुरेंद्र मोहन कटवाल। सर सुरेंद्र मोहन कटवाल ने ही मुख्यमंत्री वीरभद्र के विरुद्ध अप्रैल 2014 में आपराधिक मानहानि मामले का केस हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में चलाया था। मैं आपको यहाँ पर एक और क्वेश्चन बता देता हूँ कि जो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1971 ईस्वी में की गई थी। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के बारे में पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कहाँ की गई? तो इसकी स्थापना हिमाचल प्रदेश के शिमला में की गई है। और कब की गई है? वर्ष 1971 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिमला शहर के लिए लाल बसों का प्रावधान किस योजना के अंतर्गत किया गया था? ए. शहरी विकास योजना, बी. जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन, सी. शिमला विकास प्राधिकरण योजना, डी. हिमाचल परिवहन नियमन मिशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन। जो जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन है उसके तहत ही हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर के लिए लाल बसों का प्रावधान किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, नौनी विश्वविद्यालय में किस फसल से शैंपेन बनाने का शोध सफल रहा है? मैंने आपको जो नौनी विश्वविद्यालय है उसके बारे में भी बताया था कि नौनी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो नौनी विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? सन 1985 में नौनी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि नौनी विश्वविद्यालय में किस फसल से शैंपेन बनाने का शोध सफल रहा है? ए. आलू बुखारा, बी. सेब, सी. आड़ू, डी. खुमानी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आलू बुखारा। जो आलू बुखारा है, आलू बुखारा से ही नौनी विश्वविद्यालय के द्वारा शैंपेन बनाने का शोध, हमारे पास जो रिसर्च की गई थी शैंपेन बनाने के लिए वो किस पर की गई थी? वो आलू बुखारा पर की गई थी, जो हमारे पास सक्सेसफुल रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में आम का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि हिमाचल प्रदेश में आम का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? ए. हमीरपुर, बी. शिमला, सी. बिलासपुर, डी. कांगड़ा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कांगड़ा। जो कांगड़ा जिला है, कांगड़ा जिले में ही हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक आम का उत्पादन किया जाता है। और जो हमारे पास पीजीटी का पेपर होने वाला है, तो पीजीटी के पेपर में हमारे पास जो हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर पूछा जाता है, तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है। जो मेरे चैनल पर जाकर आप एक अलग से करंट अफेयर की वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। गिरिराज करंट अफेयर के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है और मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर हिमाचल प्रदेश का लेके आता हूं, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश के जितने भी एग्जाम होते हैं और उसमें जो करंट अफेयर पूछा जाता है वो लगभग हमारे पास जो गिरिराज पत्रिका है उसका करंट अफेयर पूछा जाता है। और मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर जो लेके आता हूं मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2014 तक प्रदेश में कितने शहरों में 24 घंटे पानी की आपूर्ति की जाती थी? ए. 15, बी. 10,
सी 4, डी एक भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी एक भी नहीं। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2014 तक 24 घंटे पानी की जो आपूर्ति है वो किसी भी शहर में नहीं की जाती है। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के जितने भी शहर हैं, वर्ष 2014 तक एक भी ऐसा शहर नहीं था जहां पर हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे पानी की आपूर्ति की जाती हो। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2014 में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित प्रोफेसर प्यारेलाल का संबंध किस विषय से है? जो प्यारेलाल थे ये एक प्रोफेसर थे और इनका संबंध किस विषय से था और इन्हें वर्ष 2014 में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया था और इनका संबंध किस विषय से था? ए संस्कृत, बी आयुर्विज्ञान, सी दर्शन शास्त्र, डी गणित। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संस्कृत। जो संस्कृत है, प्रोफेसर प्यारेलाल का संबंध किस विषय से था? इनका संबंध संस्कृत विषय से था और इन्हें वर्ष 2014 में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के द्वारा सम्मानित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार के आदेश अनुसार यदि कोई व्यक्ति बस में महिला सीट पर बैठता है तो उस व्यक्ति पर कितना जुर्माना लगेगा? ए 1000 रुपये, बी 500 रुपये, सी 300 रुपये, डी 100 रुपये। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन सी 300 रुपये। जो हिमाचल प्रदेश सरकार है उसने आदेश जारी किए थे कि यदि कोई व्यक्ति महिला सीट पर बैठता है तो उस व्यक्ति को कितना जुर्माना देना होगा? तो उस व्यक्ति को 300 रुपये जुर्माना देना होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस साहित्यकार को मध्य प्रदेश की साहित्य संस्था शब्द प्रवाह ने वर्ष 2014 का साहित्य सम्मान दिया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस व्यक्ति को जो मध्य प्रदेश की संस्था है शब्द प्रवाह उसने 2014 में साहित्य सम्मान से सम्मानित किया था? ए SR हरनोट, बी डॉक्टर करम सिंह, सी गौतम, डी डॉक्टर कुंवर दिनेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर कुंवर दिनेश। जो डॉक्टर कुंवर दिनेश है इनको ही मध्य प्रदेश की जो संस्था है शब्द प्रवाह उसने वर्ष 2014 में इनको साहित्य में सम्मान प्रदान किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1960 में स्थापित भाखड़ा बांध निर्माण से लगभग कितने लोग प्रभावित हुए थे? जो भाखड़ा बांध है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये बिलासपुर जिले में स्थित है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा बांध हमारे पास सतलुज नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है? ये सतलुज नदी पर बनाया गया है। और किस जिले में है? तो ये हमारे पास बिलासपुर जिले में है। और भाखड़ा बांध का निर्माण कब किया गया था? तो भाखड़ा बांध का निर्माण 1960 ईस्वी में किया गया था। और यहाँ पर हमारे पास पूछा गया है कि 1960 में स्थापित भाखड़ा बांध निर्माण से लगभग कितने लोग प्रभावित व विस्थापित हुए थे? ए लगभग 10,000, बी लगभग 12,000, सी लगभग 15,000, डी लगभग 18,000। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लगभग 12,000। जो भाखड़ा बांध है, भाखड़ा बांध के जब निर्माण किया गया तो उससे कितने लोग प्रभावित और विस्थापित किए गए थे? तो उससे लगभग 12,000 लोगों प्रभावित हुए थे और वहां से उन लोगों को विस्थापित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाथपा जाखड़ी परियोजना का निर्माण कब हुआ? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि नाथपा जाखड़ी परियोजना का निर्माण कब हुआ? ए 1969, बी 1975, सी 1991, डी 2001। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1991। जो नाथपा जाखड़ी परियोजना है इसका निर्माण कब किया गया था? इसका निर्माण 1991 ईस्वी को किया गया था। और जो नाथपा जाखड़ी परियोजना है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में स्थित है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि नाथपा जाखड़ी जो परियोजना है वो किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास शिमला जिले में स्थित है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि नाथपा जाखड़ी जो परियोजना है वो किस नदी पर बनाई गई है? तो नाथपा जाखड़ी परियोजना हमारे पास सतलुज नदी पर बनाई गई है। किस नदी पर बनाई गई है? सतलुज नदी पर बनाई गई है।
और मैंने सतलुज नदी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक बिजली उत्पादन किस नदी पर होता है, तो वो हमारे पास हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी जो सतलुज नदी है उस पर सबसे ज़्यादा हमारे पास जो बिजली उत्पादन है वो किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सतलुज जल विद्युत निगम की किस परियोजना को विश्व बैंक ने लोन देने से मना कर दिया था? ए मलाणा 2, बी लोहरी, सी नाथपा जाखड़ी, डी कोल डैम परियोजना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन बी लोहरी परियोजना। जो लोहरी परियोजना है जो सतलुज नदी पर बनाई जाने वाली थी उसके लिए विश्व बैंक ने लोन देने से मना कर दिया था। और जो लोहरी परियोजना है वो किसके द्वारा उसका निर्माण किया जाना था, तो उसका निर्माण सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा इसका निर्माण किया जाना था। और जो लोहरी परियोजना है ये किस जिले में आती है, ये हमारे पास शिमला और कुल्लू दोनों की बाउंड्री पर आती है। यदि वहां पर एग्जाम में सिर्फ शिमला दिया हुआ होगा तो आपने वहां पर आंसर शिमला करना है। और जो मलाणा सेकंड परियोजना है ये कहां पर है, ये हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है। और नाथपा जाखड़ी के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये परियोजना किस जिले में है, ये हमारे पास शिमला जिले में है। और जो कोल डैम परियोजना है ये हमारे पास बिलासपुर जिले में स्थित है। कहां पर है, ये बिलासपुर जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हिमाचल प्रदेश का जो लिंग अनुपात है वो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? ए 886, बी 894, सी 940, डी 972। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 972। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिंग अनुपात था वो कितना था, वो हमारे पास 972, जो यहाँ पर महिलाएं 1000 पुरुषों के प्रति थी। और जो भारत है, भारत का लिंग अनुपात कितना है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, तो भारत का जो लिंग अनुपात है वो 940 हो जाएगा। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे थे? ये जो हमारे पास यहाँ पर आंकड़ा दिया गया है वो पूछा गया है वर्ष 2013-14 से पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। ए 5.04%, बी 8.06%, सी 15.13%, डी 11.92%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 8.06%। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में 8.06% लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। और जो ये आंकड़ा है मैंने आपको पहले भी बताया है, ये हमारे पास वर्ष 2013-14 के बारे में पूछा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में हिमाचल प्रदेश की आर्थिक वृद्धि दर कितनी थी? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलाई गई थी, तो वो हमारे पास 2007 से 2012 तक चलाई गई थी। और हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में हिमाचल प्रदेश के आर्थिक वृद्धि दर कितनी थी? ए 3.9%, बी 6.1%, सी 7.9%, डी 8%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 8%। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक वृद्धि दर थी वो 8% थी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में अध्यापक शिष्य अनुपात प्राइमरी स्तर पर वर्ष 2013 में कितना था? ये वाला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पीजीटी के एग्जाम के लिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो पीजीटी का एग्जाम है वहां पर पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में अध्यापक शिष्य लिंग जो अनुपात है वो प्राइमरी स्तर पर वर्ष 2013 में कितना था। जबकि जो हमारे पास जो 6 से 8 क्लास तक के बच्चों के लिए जो हमारे पास रेशो रखा गया था वो एक टीचर के ऊपर हमारे पास एक क्लास में 35 से ज़्यादा व्यक्ति बच्चे नहीं होने चाहिए। जबकि यहाँ पर जो हमारे पास आंकड़ा दिया गया है वो पूछा गया है वर्ष 2013 के बारे में कि 2013 में हिमाचल प्रदेश में अध्यापक शिष्य अनुपात स्तर पर कितना था। ए 15, बी 23, सी 32, डी 44। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 15। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में अध्यापक शिष्य अनुपात प्राइमरी स्तर पर कितना था, एक टीचर के ऊपर एक क्लास में 15 बच्चे वर्ष 2013 में हिमाचल प्रदेश में थे। तो जो हमारा आज का मॉक टेस्ट है वो यहीं पर ख़त्म होता है। आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल
चैनल एग्ज़ाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।